अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, ईरान की शराइत अमरीका के पास और अमरीका के मुतालबात ईरान के पास पहुंच चुके हैं और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमरीका जंग के खात्मे से मुतल्लिक ईरान की तजावीज़ से खुश नहीं है। ये कैसी बिसात दिख चुकी है जिसमें मोहरे भी कांप रहे हैं और खिलाड़ी भी। एक तरफ ईरान जो अपने वक़ार, खुद मुख्तारी और ख़ित्ते में असर व रसूख की जंग लड़ रहा है, और दूसरी तरफ अमरीका जो ताकत, दबाव और आलमी निज़ाम की बालादस्ती का लंबरदार है। बात सिर्फ शराइत की नहीं रही, बात अना की हो चुकी है। ईरान की तजावीज़ अमरीका को नागवार हैं और अमरीका के मुतालबात ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं। तो फिर सवाल यह है कि आखिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा। ये सिर्फ ईरान और अमरीका की कहानी नहीं है नाजरीन, ये पूरे खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तकबिल की कहानी है। पसे पर्दा राब्ते भी जारी हैं, पैगामात आ जा रहे हैं, लेकिन हर सतर के पीछे एक धमकी, हर लफ्ज़ के नीचे एक खदशा छुपा है। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या ये मुज़ाकरात वाकई अमन की तरफ कदम है? ब्रेक थ्रू की बातें तो हो रही हैं और पाकिस्तान की सालिसी के चर्चे भी ज़बान ज़दे आम हैं। सवाल अब यहाँ पे ये बनता है कि क्या वाकई इस्लामाबाद इस पेचीदा गिराह को खोल सकता है? और अगर ये गुत्थी ना सुलझी तो क्या दुनिया एक और बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रही है? खलीज की लहरें क्या आग उगलेंगी, मईशतें लरस जाएंगी और सबसे बढ़कर क्या आम इंसान एक बार फिर ताकतवरों की लड़ाई की कीमत चुकाएगा? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए, सेशन को समझने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है और साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट पे भी हम बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास हुआ है जिसमें कुछ अहम तबादले हुए हैं। कौन से तबादले हुए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको भी हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुज़ाकरात की। ईरान और अमरीका की बात करेंगे और पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। इमरान अली साहब, एक्स एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और डिस्कशन का आगाज़ इमरान अली साहब आपसे करना चाहूँगी। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को जो तजावीज़ पेश की हैं, इन तजावीज़ में पहले जंगबंदी और फिर मुस्तकिल जंगबंदी की ज़मानत शामिल है। दूसरा, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने की पेशकश अमरीकी नागाबंदी के खात्मे के साथ मशरूत कर दी है और कहा है कि ये सब हो जाए तो फिर ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। ताहम अमरीका को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदगी का ईरानी हक तस्लीम करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ अमरीका इन मुतालबात से, इन शराइत से खुश नहीं है। इमरान अली साहब, सवाल अब ये है कि ईरान ने तजावीज़ तो दे दी हैं, अमरीका खुश नहीं है, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? व्हाट्स नेक्स्ट? जी बिल्कुल आपने सही कहा। अमेरिका इसलिए खुश नहीं है कि आउटसेट से अमेरिका ने ये कहा था कि वो जो ईरान का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की कैपेबिलिटी है उसको ज़ीरो करना चाहता है। और याद रखिए, लॉजिक पे की बातें नहीं है। अमेरिका ने प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रॉफी अपने अवाम को देनी है। तो न्यूक्लियर इशू के बगैर अगरचे बाकी भी बहुत बड़ी चीज़ है इस वक्त दुनिया के लिए, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इवेंचुअली ईरान को जो न्यूक्लियर इशू के ऊपर भी कोई प्रपोजल देना पड़ेगा कि कोई बातचीत हो। अमेरिका शायद फेजेस में एक्सेप्ट ना करे, लेकिन हो सकता है कि ईरान भी अमेंड कर ले। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहेगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि अब दोनों तरफ से मुतालबात और शराइत आमने सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान के थ्रू इसका तबादला भी हो चुका है। ईरान की जो शराइत हैं और ईरान की जो तजावीज़ हैं वो अमेरिका कबूल नहीं कर रहा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका के जो मुतालबात हैं ईरान वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सर, जंग जो है वो किसी के भी मफाद में नहीं है। ना तो अमेरिका चाहता है कि ये जंग बढ़े, ना ईरान इसका मुतहम्मिल हो सकता है। पाकिस्तान भरपूर कोशिशें भी कर रहा है। तो सर, बात कहाँ जाके रुकेगी? बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि ईरान की तजावीज़ जो फ़िलहाल उससे अमेरिका मुतमिन नहीं है और अमेरिका की जो मुतालबात ईरान को मानने को तैयार नहीं है, सारे के सारे मुतालबात ऐसे नहीं है। जो ईरान की अभी आप तजावीज़ जिनकी आपने जिक्र किया, अगर इनको आप डिटेल में देखें तो इसमें कोई अनरीजनेबल बात नहीं है, सब रीजनेबल बातें हैं। और इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं जो ना हो सके। आपने हुर्मुज़ को खोलना चाहिए, उसके कंट्रोल का वर्किंग मैकेनिज्म बनना चाहिए, जंगबंदी अभी भी होनी चाहिए और मुस्तकबिल में भी जंगबंदी रहनी चाहिए। दोबारा जंग शुरू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि और अगर वो कहते हैं गारंटी, तो उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो असल मसला है, जो उन्होंने कहा है कि इसके बाद न्यूक्लियर इशू के ऊपर ईरान का हक तस्लीम करते हुए बात हो सकती है।
मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो शराइत होती हैं फेजेस में वाकई मुश्किल होता है। अमेरिका एम्बेसडर साहब की बात से मैं इसलिए इत्तेफाक करता हूँ कि फेजेस में अगर आपने मानना है तो फिर आपने पहले 3-4 चीजें मान के, तो असल बात तो अमेरिका के वहीं पर रह गई ना जी। उससे तो फिर वो कंफर्ट जोन में चले जाए, अमेरिका की बात तो आगे ना बढ़े। तो मेरा ख्याल है फेजेस की बजाय ये सारे के सारे इश्यूज इकट्ठे भी हैंडल हो सकते हैं। फेज 1 में जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में बात हुई थी तो सब मामूल पे बात हुई थी, सब चीजों पे बात हुई थी और अग्रीमेंट तकरीबन हो गया था एक्सेप्ट इनके जौहरी प्रोग्राम के ऊपर। तो जहां पर सिलसिला रोका था बेहतर वही होगा कि उसी को बेस बना के आगे बढ़ा जाए। और अगर वहां पर इन्होंने माना था कि ये चीजें एक्सेप्टेबल है तो मेरा ख्याल दोनों साइड्स को उसी को बेस बना के आगे चलना चाहिए। आपने पूछा कि बनेगा क्या, जी। आपने दुरुस्त फरमाया, ये जंग सिर्फ 2 ममालिक की नहीं है, इस जंग ने पूरी दुनिया को हिला के रख दी है। मईशत के बगैर कोई दुनिया का मुल्क नहीं चल सकता। सिर्फ आम आदमी नहीं, बड़े बड़े अमीर ममालिक जो है उनकी भी आप देखें चीखें निकल गई हैं। तेल की प्राइसेज $110 पर आज फिर पहुंच गई हैं जी। और अभी आगे पता नहीं कहां तक जाएंगे। उसके बाद जो फूड सिक्योरिटी का इशू बन रहा है बहुत सीरियस, एनर्जी क्राइसिस का इशू बन रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त आपके बड़े मेजर पावर प्लांट बंद पड़े हैं क्योंकि आपकी RLNG नहीं आ रही कतर से। तो ये जो रीजंस हैं, ये दुनिया का हर मुल्क इस तरीके से अफेक्ट हुआ है। पाकिस्तान में तो फिर भी कुदरती गैस मौजूद है, यूरोपियन कंट्रीज का तो सारा इन्हिसार ही मेजर कतर की गैस पे होता है। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन ये नहीं चलनी, स्टेलमेट नहीं चलने वाला। अल्टीमेटली इतना प्रेशर दुनिया का बिल्ड हो जाएगा क्योंकि ये दुनिया के किसी एक कोने में लगी हुई जंग नहीं है कि यूक्रेन रशिया हो जाए या दुनिया के किसी ऐसे कोने में जंग है कि 2 ममालिक आपस में लड़ रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को परवाह नहीं है। ये ऐसे स्ट्रेटेजिकल इलाके में जंग है कि जिसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे हो रहा है। तो पाकिस्तान के जरिए इनके एक दूसरे का तक मुतालबात हम तो पहुंचा रहे बीइंग अ मीडिएटर। आई पर्सनली फील मैं अभी भी होपफुल हूँ और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो रीजंस अभी मैंने भी डिस्कस किया, आपने भी जिक्र किया, उन रीजंस की बुनियाद पर ये मुज़ाकरात इंशाल्लाह जल्द शुरू होंगे और इसमें कोई वे फॉरवर्ड इसी में से निकलेगा, ईगोज में से बिल्कुल सही नहीं, में से कोई वे फॉरवर्ड निकलेगा। आप खासे ऑप्टिमिस्टिक हैं। वाक़ई साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वाक़ई साहब, जो ईरान की तरफ से तजावीज़ दी गई हैं जिनका शुरू में हमने जिक्र किया, कितनी रीज़नेबल हैं ये तजावीज़, और आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मान लिए जाएंगे? देखिए, तजावीज़ तो काबिल अमल हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अब अमेरिका और ख़ास तौर पर ट्रंप साहब उसका क्या जवाब देते हैं, उनको वो कितनी काबिल कबूल हैं। मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ, अभी आपने पूछा ना कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा, तो यहाँ मुझे एक बात याद आ रही है कि एक शख्स दूसरे शख्स से पूछता है कि अगर तुम जंगल में हो और अचानक सामने से शेर आ जाए तो क्या करोगे? अच्छा। उसने कहा मैं दरख्त पे चढ़ जाऊंगा। तो उसने कहा अगर वहां दरख्त ना हो तो कहता है पानी में कूद जाऊंगा। कहता है अगर वहां पानी भी ना हो तो फिर कहता है झाड़ियों में कहीं छुप जाऊंगा। कहता है अगर झाड़ियां भी ना हो तो क्या होगा? तो क्या करोगे तुम? कहता है फिर मैंने क्या करना है, फिर जो भी करना है वो तो शेर ने करना है। बात ये है कि यहाँ भी जो भी करना है ना, जो कुछ भी, वो शेर ने कर रहे हैं। और इस वक्त अमेरिका साहब बहादुर जो हैं वो शेर बने हुए हैं। वो अपनी मर्जी की तजावीज़ जो हैं उन्हीं को ही वो कबूल करेंगे, अदरवाइज इसके अलावा वो कोई तजवीज़ कबूल करने को तैयार नहीं है। और वो पूरी दुनिया को ये तासुर दे रहे हैं कि ईरान जो है वो इस वक्त शायद हमारे नीचे लगा हुआ है और हम इस जंग के ज़रिए अपनी वो तमाम तजावीज़ जो हम माजी में चाहते थे वो आज मनवा लेंगे। लेकिन सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नज़र आती है, चूँकि ईरान अभी तक अपनी बातों पर और अपने मुतालबात पर डटा हुआ है और उसने कोई एक भी मुतालबा जो है उसको विदड्रॉ नहीं किया। यही मसला है कि अमेरिका को वो वाली जो तजावीज़ हैं वो कबूल नहीं है। और अमेरिका जिसमें अमेंडमेंट चाहता है वो मेन बात है उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। अलबत्ता ईरान ने एक इंतहाई रीज़नेबल बात की है कि देखिए आप आबनाए हरमज़ का जो आपने उसको कंट्रोल किया हुआ है आप उसको भी बंद करें और जो हमारा एटमी प्रोग्राम है उसको पुरअमन मकासद के लिए हमें इस्तेमाल करने दें। इस पे हमने पहले भी चंद प्रोग्राम्स में डिस्कशन की थी कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए एटमी प्रोग्राम की इजाज़त होनी चाहिए और इस पर अमेरिका को असूलन तो एतराज़ नहीं करना चाहिए। मीन्स वो उससे एटम बम नहीं बनाएगा, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा। इस हवाले से बाकायदा एजेंसीज बनी हुई हैं जो लुक आफ्टर करती हैं और चेक एंड बैलेंस करती हैं उन ममालिक में जो इस वक्त
एटमी कुव्वत बन चुके हैं, और जो ममालिक एटमी कुव्वत को पॉजिटिव और पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में दुनिया में किसी को इस पर कोई एतराज़ ही नहीं है। देखिए, इसके साथ साथ दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो एटमी कुव्वत बने हुए हैं। हैरान कुन बात तो ये है कि जब इसराइल बना था, जब भारत बना था, जब दूसरे कई ममालिक बने थे, तो तब तो अमेरिका को एतराज़ नहीं था एटमी ताकत बनने में। तो ये ईरान के साथ ही इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है? ये तजवीज़ उनकी बेहतरीन है। चलिए, ये सवाल इमरान अली साहब से पूछ लेते हैं। इमरान अली साहब, ईरान के साथ ही ये इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है? और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका और ईरान इसमें मुलविस नहीं है इस जंग में, और उनका नुकसान सिर्फ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ख़ासतौर पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो पूरी दुनिया जो है वो मज़ीद जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। पहले ये कि ईरान के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों, और फिर दूसरा सर, क्या ये जंग बंदी अब हफ्तों की बजाय दिनों में होनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया का निज़ाम कुछ बेहतर हो सके? हाँ जी, ये जंगबंदी इस महीने में हो जानी चाहिए। इससे जितना आगे जाएंगे एक्सीडेंट का चांस और प्रॉब्लम्स का चांस बढ़ता जाएगा। बाकी जहाँ तक आपका पहला सवाल है, वो तो पूरा सिस्टम ही, ये जो पूरा वर्ल्ड सिस्टम है वो ईरान के खिलाफ है। जब JCPOA हुआ था 2015 में, उसके बाद ट्रंप साहब को विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। ईरान तो इनरिच ही नहीं कर रहा था जी। असल में मकसद ये था कि किसी तरह बहाना बना के ईरान का जो दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इजराइल के कहने पे, और कुछ खुद भी इनको बड़ा था, वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, और वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। पूरा डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है, ये फेयर नहीं है। ये जिस तरह भी एक हमारे गेस्ट ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, ये शेर साहब का बनाया हुआ सिस्टम है। इससे पहले जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर था वो भी रूल्स बेस्ड नहीं था, उसमें कश्मीर और फलस्तीन की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो ये एक अनफेवरेबल सिस्टम है। लेकिन अनफेवरेबल सिस्टम में भी ईरान को चाहिए कि अपनी गेंस को ले, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे, और उनको उनमें से जो रिट्रीव कर सकता है कर ले। ये इसमें इस वक्त, अच्छा इमरान साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इसी एग्जाम्पल को मैं भी कोट करना चाहूँगी कि ये जो शेर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्या इसमें अभी भी उतनी ही ताकत है या सिर्फ धाड़े रह चुकी हैं? इसमें धाड़े हैं, ताकत उतनी नहीं रही, लेकिन फिर भी अभी भी यूनिपोलर मोमेंट ही है दुनिया का। जहाँ तक जंगी डिप्लॉयमेंट है उस हिसाब से अमेरिका बड़ा स्ट्रांग है। और जो उसकी कमजोरी है ना इस वक्त, जो ट्रंप की कमजोरी है, या जो वो भी इस वक्त उससे कोई गलती करवा सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये साहब गलती ना करें और नेगोशिएशंस को चांस मिले, और जैसे जैसे आगे जाएं इसमें हम कोई अमन लेके आए। बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आती हूँ और सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि आपको लगता है कि ईरान की तरफ से भी कुछ लचक का मुजाहरा होना चाहिए, या आपको लग रहा है कि वो एक भरपूर स्ट्रैटेजी के साथ हैं और बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ वो चल रहे हैं, या आपको लगता है कि किसी तरह से कुछ चीज़ों पे उन्हें अग्री भी कर लेना चाहिए और कोई लचक जो है वो ईरान की तरफ से भी दिखाई जानी चाहिए? देखिए जी, लचक तो बहुत जरूरी है। लचक तो सबकी तरफ से होनी चाहिए। जब तक लचक ना हो उस वक्त तक तो बातचीत का फायदा कोई नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। और ईरान को भी लचक दिखानी चाहिए, बिल्कुल दिखानी चाहिए। ईरान की बहुत तबाही हुई है 40 डेज की वार में, पता नहीं उनको दोबारा से रीबिल्ड करते हुए कितने साल लग जाएंगे। जो उनको मिल रहा है वो गेन करें और सिचुएशन को भांपें, ग्राउंड रियलिटीज को देखें। दुनिया मॉरली उनके साथ है, दुनिया उनको सपोर्ट कर रही है। हर कोई कह रहा है कि ईरान ने बड़ी रेजिलियंस का मुजाहरा किया है, बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन खाली रेजिलियंस के ऊपर कौमें इस तरीके से नहीं चला करती। हिकमत बड़ी जरूरी होती है। हमारा दीन भी हमें हिकमत सिखाता है। हिकमत का मतलब शिकस्त कतन नहीं होता। हिकमत का मतलब कभी नहीं होता कि आपने हार कबूल कर लिया है। जो आप गेंस आप मिल रहे हैं, जिनके ऊपर एग्री सब कर रहे हैं, वो तो आप ले, उसके ऊपर तो एग्री करें। बाकी जहां पर आपका बोन ऑफ कंटेंशन रह जाती है, उसके बीच में भी दरमियानी रास्ता हमेशा सबसे बेस्ट होता है। मिसाल के तौर पे अगर अभी एक मसला बन गया है, अनजस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। हम मानते हैं कि बड़ी ज्यादती की बात है, दुनिया के हर मुल्क को अब पुरअमन मकासद के लिए एटमी तवानाई के लिए एटमी सलाहियत रखना अलाउड है IAEA के अम्ब्रेला के अंडर। तो भाई ईरान को क्यों अलाउड नहीं? भाई वो
उन्होंने बोन ऑफ कंटेंशन उसको बना लिया हुआ जी। है। अगर अभी हम ये कहते रहे कि जी ईरान को क्यों अलाउ नहीं है, तो इस तरीके से तो अलाउ नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर तजवीज है, पहले राउंड में इसके ऊपर तजवीज कुछ आई थी, जी। उन तजवीज के ऊपर बात होनी चाहिए। जब तक बात नहीं करेंगे उस वक्त तक आप किसी एग्रीमेंट की तरफ नहीं आ सकते। ये स्टेलमेट जो है ये बड़ी अनकंफर्टेबल सी एक सीज फायर है, इस तरीके से नहीं चलना। अगर इस तरीके से फिर दोबारा खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो तो उनके तो किसी को कुछ पता नहीं है, मतलब वो तो अनप्रडिक्टेबल आदमी है। वो ये तो नहीं देखते कि मेरे किसी फैसले से क्या कल को होगा। अमेरिका उनके फैसलों की वजह से आज अमेरिका को दुनिया जहान में तन्हाई का सामना है। अभी फ्राइडे को वहां पर वोट होना है, उसने रेटिफाई करना है कि ये जंग जारी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, उस पर कोई पता नहीं उनको कांग्रेस इजाजत देती है कि नहीं देती। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन रियलिटीज के अंदर रहते हुए अमेरिका को भी लचक दिखानी चाहिए, उनको भी मानना चाहिए कि वो बजोर ताकत वो अचीव नहीं कर सके जो वो करना चाहते थे 40 डेज की वार में। उन्होंने पल्वराइज कर दिया पूरे ईरान को भी सोचना चाहिए कि इस तरीके से भी वो सरवाइव नहीं कर सकते। लचक हम एज ए मीडिएटर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सही। फ्लेक्सिबिलिटी शो करें। जिन चीजों पे एग्रीमेंट फौरी तौर पे हो सकता है और हुआ था फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में, उन पे करें। जिन पे थोड़ा बहुत अभी भी इशू है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ ईरान, फॉर द पीपल ऑफ ईरान और ईरानी मईशत के लिए ये कुछ होना चाहिए। वाक़ई साहब, क्या आप इससे अग्री करेंगे? और अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को किन किन प्रेशर्स का सामना करना पड़ रहा है जिसके तहत वो ये जंगबंदी की बात भी कर रहे हैं? और पिछले दिनों तो हमें लग रहा था कि ओवर द वीकेंड कोई ना कोई डेवलपमेंट भी हो जाएगी। देखिए, एक तो ट्रंप को इंटरनली अपने मुल्क के अंदर से, अपने अवाम की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इस जंग का वो आज तक कोई जवाब पेश नहीं कर सका। इसके अलावा पूरी यूरोपीय यूनियन और दूसरी सारी दुनिया, फ्रांस है, जर्मनी है, हॉलैंड है, कितने ममालिक हैं जिन्होंने इस जंग के खिलाफ बात की है और पूरी दुनिया में इस चीज़ को अलम बुलंद किया है कि ये गलत है। वहाँ की जो अवाम है, ख़ास तौर पर आप ये देखें, जैसे उन्होंने गज़ा के बारे बहुत ज़्यादा मुजाहरे किए, इसी तरह लोग जो हैं अमेरिका और ईरान की जंग के हक़ में नहीं है। और अमेरिकी अवाम भी इस चीज़ को बार बार तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बल्कि अमेरिकी अवाम तो ये कह रहे हैं कि हमारे खरबों डॉलर जो हैं, जो हमारे टैक्स का पैसा है, वो हमारे हुक्मरान जो हैं वो दूसरे ममालिक में जंगों पर सर्फ कर रहे हैं। अमरीकी अवाम, याद रखिएगा, जंग को पसंद नहीं करते। हकीकत में अवाम तो बहुत अमन पसंद है, वो लोग सुकून में रहने वाले हैं। वो कहते हैं जियो और जीने दो, वो लाइफस्टाइल मज़े का गुजारना चाहते हैं, उनको जंगों से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन दूसरी जानब आप एक चीज़ देखें, जब हम बात करते हैं कि जनाब ट्रंप साहब और अमेरिका जो है वो चौधरी बना हुआ है पूरी दुनिया का, अमेरिका ने आज तक क्या इंसानियत के लिए वो कौन सी चीज बनाई है? ऑन द रिकॉर्ड आप देख लें कि सिवाय उसने असला बनाने के, टैंक बनाने के, मिसाइल बनाने के, जंगी जहाज बनाने के अलावा मेरे ख्याल में उनकी इंडस्ट्री सबसे बड़ा जो कुछ उनके पास है उनकी इंडस्ट्री में वो यही है। इसके अलावा आप बताएं ह्यूमैनिटी के लिए अमेरिका ने आज तक क्या किया है? वो तो सारा कुछ चाइना बना रहा है, जर्मनी बना रहा है, फ्रांस बना रहा है, वो ममालिक बना रहे हैं। तो अमेरिका ने कौन सी कंट्रीब्यूशन की है इंसानियत के लिए? रुकवाई है ट्रंप साहब ने, जिसके लिए वो रुकवाई है, पहले करवाई हैं। जी जी। देखें ट्रंप साहब का कमाल क्या है, पहले वो जंग शुरू करवाते हैं और फिर अजीब बात है कि फिर वो जंग रुकवाने के लिए भी दरमियान में आ जाते हैं। इसको कहते हैं नूरा कुश्ती। वो नूरा कुश्ती के आदी हैं असल में। वो लोगों को ये बताते हैं कि मैंने जंग रुकवाई है, तो जंग होने से पहले ही वो रोक नहीं सकते क्या? पहले सिचुएशन क्रिएट करते हैं, फिर उस सिचुएशन से निकलते हैं और उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। अभी हमें ब्रेक पे जाना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। वो पैनल साथ ही मौजूद होगा। यूएई ने पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस से एलर्जी का ऐलान किया। इससे क्या इंपैक्ट होगा, डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ओपेक के हवाले से आपको मुख्तसरन बताती चलूँ। ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक तेल पैदा करने वाले ममालिक की एक ऐसी तंजीम है जिसका मकसद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को मुस्तहकम रखना है। और ओपेक प्लस ओपेक का एक वसी इत्तेहाद है। अब इमरान साहब, यूएई ने ओपेक से और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान किया है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा और सर इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखें, इसका पॉलिटिकल रीजन ये है कि यूएई के अंदर सख्त गुस्सा है कि उस पर इतने अटैक्स हुए, तो उसको
किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया। तो यूएई ये भूल जाता है कि जो सबसे उनका बड़ा बेनिफैक्टर है अमेरिका, वो ईरान पे अटैक कर रहा था, और ईरान के रेसिप्रोकल अटैक्स यूएई के में अमेरिकन बेसिस के ऊपर और जनरली यूएई के ऊपर हो रहे थे। ओपेक ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करता है। ओपेक से यूएई निकल कर जो एनहांस्ड कैपेसिटी है उसकी ज्यादा तेल बेचने की, जो ओपेक में कंट्रोल होती थी, वो ज्यादा तेल बेचना चाहता है। ये अमेरिका के हक में भी है। दुनिया में शॉर्ट टर्म में ये ऑयल प्राइसेस शायद इससे कम भी हो जाएं, तो वो यूएई अपना अलहदा सफर रखना चाहता है। ये यूएई का जो मैं स्ट्रेंज बिहेवियर कहूँगा, ये सऊदी अरेबिया से इनकी लड़ाई से शुरू हुआ है और इनकी डिज़ायर गल्फ में सुप्रीम होने की। और अब इस जंग में बजाय कि जंग के रूट कॉजेस को समझें, वो चाहता था कि ईरान पे अटैक किया जाए और ईरान को तहस नहस कर दिया जाए। और उसको ये भी अच्छा नहीं लगा यूएई को कि पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ है। पाकिस्तान आई एम श्योर यूएई के साथ भी तैयार था, लेकिन एक किस्म की जिद में यूएई अब इंडिया और इजराइल के करीब आ रहा है। तो ओवरऑल यूएई की ये एक सेमी इंडिपेंडेंट, मैं तो कहूँगा थोड़ी सी सरफिरी सी नई फॉरेन पॉलिसी है। सही। और वो मेन कंसेंसस से हट रहा है। सिर्फ एक लाइन आपको बताना चाहूंगा कि कल रात को जब ब्रिक्स का इजलास हो रहा था, तो यूएई और ईरान की लड़ाई होगी, क्योंकि यूएई कह रहा था कि मैं इजराइल को कंडेम नहीं करना चाहता और फलस्तीनियों के हक की बात नहीं करना चाहता। तो यहाँ तक हालात खराब हो गए। बिल्कुल सही। वाक़ा साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, कितना स्ट्रेंज बिहेवियर है इस पूरी सूरत हाल में यूएई का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का उन्होंने ऐलान किया है, क्या साबित करना चाह रहा है यूएई? असल में जो उम्मीदें यूएई को सऊदी अरब से ख़ास तौर पर और जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है उससे उनको जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। ओपेक के तहत एक तो उनका एक फिक्स कोटा है जिससे ज़्यादा वो पेट्रोल जो है वो पंप आउट नहीं कर सकते। इससे पहले तकरीबन 15% जो है टोटल ओपेक का जो पेट्रोल है वो यूएई पंप करता था। लेकिन अब उन्होंने ये सोचा है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन से अलहदा हो जाएं और अपनी मर्जी से अपनी मिकदार के मुताबिक पेट्रोल निकालें और उसका रेट भी खुद ही तय करें। इससे यकीनी तौर पर रेट्स में कमी तो आएगी, लेकिन सूरत हाल ये इस वजह से पैदा हुई कि जब ईरान ने हमला किया यूएई पे और यूएई का ख्याल था कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है दूसरे ममालिक हमारा साथ देंगे। बिल्कुल, अभी जैसे हमारे पार्टिसिपेंट ने कहा कि उनको पाकिस्तान से भी बड़ी उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान इस तरह के किसी भी सिलसिले में उसने दखल अंदाजी नहीं की और वो पाकिस्तान बिल्कुल न्यूट्रल रहा। उसके लिए यूएई भी ऐसे रहा जैसे सऊदी अरब था। अब मौजूदा सूरत हाल में यूएई ने सोचा कि मैं ओपेक से अलहदगी इख्तियार कर लूँ। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर टैक्टिक है जो कि पेट्रोल की दुनिया में, फ्यूल की दुनिया में, एनर्जी की दुनिया पे इसका बहुत ज़्यादा असर होगा। यकीनी तौर पर जब यूएई इस तरह ओपेक से अलहदा होकर अपनी मर्जी के मुताबिक फ्यूल पंप आउट करेगा और कीमतें भी मर्जी से तय करेगा, तो ओपेक के अंदर एक अहम जो रुकन है उसका अलहदा हो जाना ओपेक के लिए एक इंतहाई संजीदगी की बात है। ये उनके लिए अलार्मिंग है, ये नहीं होना चाहिए था। जाहिर है एक ये बड़ी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्यूल को कंट्रोल करती है। इस फ्यूल जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी की शक्ल इख्तियार कर चुका है, इस वजह से ये सारी सूरत हाल सामने आ रही है और यूएई ने जो कुछ किया है उसके पीछे ये कहानी है। बिल्कुल, ब्रिगेडियर साहब आपकी टेक लेना चाहूंगी यूएई का ये जो स्ट्रेंज बिहेवियर है और खास तौर पर टाइमिंग की हम बात करें, इस खास मौके पे इस तरह का बिहेवियर कैसे आप देखते हैं, क्या इम्पैक्ट होगा इसका? यूएई का बिहेवियर मैं उसको पॉजिटिव तो नहीं कहता। हमारे यूएई के साथ अच्छे करीबी पुराने ताल्लुकात हैं। हमने यूएई को भी हमने बहुत, हम सब जानते हैं, बहुत हेल्प आउट किया है। आज का जो यूएई है इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की कोशिशों और पाकिस्तान की सपोर्ट का भी शामिल है। बिल्कुल सही। वो इस जंग में उनके रिलेशन स्ट्रेन ईरान के साथ भी हैं। उनके वो तो चलो ऑब्वियस है कि खलीज की जंग में उनके ऊपर भी अमेरिकन अड्डों के ऊपर ईरान ने
अटैक किए, फिर उनके रिलेशन जो है ना सऊदी अरेबिया के साथ भी ठीक नहीं है। उनके रिलेशन आजकल कुछ थोड़ी बहुत सर्द के हमारे साथ भी हैं। जी। उनकी रिलेशन इसराइल के साथ ठीक है, उनके रिलेशन करीबी हैं हिंदुस्तान के साथ भी। बट मैं एग्री करता हूँ, ये उन्होंने बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स अपना ये करने के लिए, ओपेक कंट्रीज को अंडर प्रेशर करने के लिए। और जाहिर है जब ओपेक से निकलेंगे, एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ऑयल की कीमतें इफेक्ट होंगी और उसकी वजह से दुनिया अंडर प्रेशर आएगी। जब दुनिया अंडर प्रेशर आएगी तो अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए उन्होंने ये किया प्रोबेबली कि ये उनको जब लोग उनके साथ आके इंपॉर्टेंट ओपेक कंट्री जब उनसे को बात करेगा तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत उनका भी जो कहते हैं ना अंदर का गुबार निकालने का एक अच्छा तरीका है। बट एक अच्छा साइन नहीं है एक बड़े मतलब इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ ओपेक का इस तरीके से निकल जाना, विदाउट एनी रीजन निकल जाना। इससे ऑयल की प्राइसेस को डेफिनेटली बहुत ऑलरेडी वो आपको पता है कि जंग की वजह से स्टेबलाइज नहीं हो रही, तो उस यूएई के निकलने से तो और उसमें धचका लगेगा। और मेरा ख्याल है कि इनको अपने फैसले पे नजरसानी करनी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, बिल्कुल सही है। एग्रेशन में ये फैसला किया गया है और पैनल के मुताबिक ये फैसला पॉजिटिव भी नहीं है और अपने फैसले में नजरसानी करनी चाहिए यूएई को। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, इमरान अली साहब, नसीर वागा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ है, कुछ अहम फैसले हुए हैं, कुछ तबादले हुए हैं इंपॉर्टेंट, क्या इम्पैक्ट होगा उससे डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद दीगर मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ है। जस्टिस मुख्तर अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रिफत के तबादले कर दिए गए हैं। इस इजलास में हुआ क्या, अंदरूनी कहानी है क्या, हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। इमरान साहब, पहले तो बताइएगा इजलास में हुआ क्या, अंदरूनी कहानी है क्या इसकी? चीजें एक साथ आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखें, जो एजेंडा आया था वो 5 जजेस के ट्रांसफर का था और ये पांचों जो जजेस थे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जज थे, जिसमें पहले जो सीनियर प्यूनी जज हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनका नाम था। उनके बाद जैसे बाबर सत्तार साहब के ट्रांसफर का नाम था। फिर जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर, उनके ट्रांसफर का नाम जो है वो भी एजेंडे में शामिल किया गया था। जैसे सुमन रिफत इम्तियाज और जस्टिस खादम हुसैन सोमरू जो है उनका नाम भी एजेंडे में शामिल था। और ये जुडिशल कमीशन के 5 अरकान की तरफ से इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जो है वो चीफ जस्टिस को भिजवाई गई थी। तो आज कमीशन के जो 15 अरकान हैं उनकी जानिब से इन नामों पर गौर करने के लिए जब इजलास का बाकायदा तौर पे आगाज हुआ, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इस इजलास की सदारत कर रहे थे। तो इजलास के आगाज में ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उनकी तरफ से 2 नाम जो है वो वापस ले लिए गए और कहा गया कि जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम हुसैन सोमरू का नाम जो रिक्वेजिशन में शामिल किया गया ट्रांसफर के लिए, इन 2 नामों को जो है वो वापस दिया जाता है। और इन 2 नामों को जो है वो ट्रांसफर के लिए जुडिशल कमीशन के इजलास में जो है वो गौर करना मुनासिब नहीं रहेगा कि जब इनके नाम जो है विड्रॉल किए जा रहे हैं। तो वो 2 नाम तो फिर वापस हो गए उनके ऊपर, तो फिर जुडिशल कमीशन के इजलास में जो है कोई बात या गौर खौज जो है वो नहीं किया गया। उसके बाद 3 नाम बाकी रह जाते थे, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब, सुमन रिफत इम्तियाज साहबा और जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे। तो पहले लाहौर हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी साहब के तबादले के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और उसमें जो खबर सामने आई, जो अंदरूनी कहानी आप पूछ रही थी, वो 11-4 के तनासब से 15 टोटल अरकान थे, लेकिन 11-4 के तनासब से जो है वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब को जुडिशल कमीशन ने कसरत राय के साथ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मंजूरी दी। अब जिन 4 जजेस ने मुखालफत की है, अपेरेंटली जो हमने अपने जराये से पता किया है उसमें ये पता चला है कि उसमें याहिया अफरीदी साहब ने उनके तबादले की मुखालफत की, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उनके तबादले की मुखालफत की। और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान थे कमीशन के इजलास में शरीक थे, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब, उनकी तरफ से भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब के तबादले की मुखालफत की। बिल्कुल ठीक है, 11-4 के तनासुब से ये फैसला हुआ है। हमारे साथ रहिएगा इमरान, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मान साहब आपका। सर, आज ये जो अहम इजलास हुआ है, अहम तबादले हुए हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का तबादला लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज सिंध हाई कोर्ट में तबादले की मंजूरी हुई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जजेस का जो तबादला है ये बासूरत जुडिशरी के वो के लिए सही नहीं है। और ये जिस तरह आपको मालूम है इतने अरसे से आर्टिकल 200 चला आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, तो उसमें साफ लिखा है
क्या आप यकीनन तबादला कर सकते हैं, लेकिन उनकी मर्जी से, उनकी कंसेंट से, और चीफ जस्टिस उस कोर्ट की और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाजत से। तो ये तो एक लिखा हुआ है और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए तबादला गवर्नमेंट सर्वेंट का होता है, वो सही भी है क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट को हर जगह काम करना होता है, सारे मुल्क के अंदर काम करना होता है। लेकिन जजेस को तबादला रखना, उनको ये तो नहीं आपको दिखाना है कि भाई वो हर जगह काम कर सकते हैं। वो तो जिस कोर्ट में है वहाँ पे फैसले करने होते हैं उनको, और वो वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। और यहाँ आमतौर से शुरू में मुझे याद है जब मैं जज होता था कि जब कभी कोई सिंध हाई कोर्ट में कोई जज का तबादला अगर होता है, कहीं पे होता है या कहीं सुप्रीम कोर्ट भी जाता है वो इस्लामाबाद में, तो लोग जाके उसको तसल्ली देते थे क्योंकि ये हर एक का अपना अपना तरीका होता है जिंदगी का। और हमारे मुल्क में तो आपको पता ही है कि जो हालत है अर्बन और रूरल डिवाइड बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से वो आमतौर से ये सही नहीं होता। और बासूरत अगर ये चीज जिससे आप अमेंडमेंट के बाद ये आ गई है हमारे आइन में, जिसमें कि तबादला हो सकता है, तो ये बासूरत जो सियासतदान हैं और जो कि पार्लियामेंट में बैठते हैं, जुडिशल कमीशन में भी होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो अपने मकसद से करेंगे काम। अगर उनका कोई आदमी उनकी वजह से नुकसान में है तो वो चाहेंगे उसका ट्रांसफर हो जाए। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है उसको अलग करने का। तो हमेशा ये होता था। उस्मानी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी समझना और जानना चाहूँगी, बताइएगा कि ये जो फैसला होता है तबादलों के हवाले से पहले भी और अब भी, क्या कोई ऑप्शन मौजूद है जस्टिस साहिबान के पास इस फैसले के खिलाफ? अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। पहले ऑप्शन था, मैंने बता दिया था, उनकी अपनी कंसेंट होता था जी। लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो जुडिशल कमीशन फैसला करेगी वो यकीनन लाजिम है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इमरान वसीम भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान, ये बताइएगा कि सीनियरिटी का मसला भी यकीनन खड़ा हो जाएगा, तो ये जस्टिस साहिबान जो हैं इनके हवाले से क्या डिफरेंस डिफरेंस जो है वो सीनियरिटी के हवाले से सामने आया है? कितनी मुतासिर होगी सीनियरिटी इससे? देखिए, सीनियरिटी तो किसी जज की मुतासर नहीं होगी। वो देखा जाएगा कि हाई कोर्ट के जो जज ट्रांसफर होके चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट में जा रहे हैं, अच्छा। वो लाहौर हाई कोर्ट में जा रहे हैं या सिंध हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब की 2015 की है, तो वो लाहौर हाई कोर्ट में जब जाएंगे तो उनकी जो सीनियरिटी है उनसे ऊपर जो जजेस होंगे, मतलब उनकी जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो तो सीनियर ही होंगे, लेकिन उनके बाद आने वाले लाहौर हाई कोर्ट में जो अपॉइंटी जज होंगे वो उनसे जूनियर होंगे। अच्छा। अलबत्ता ये जरूर है कि यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं वो सीनियर प्यूनी जज हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में जब उनका ट्रांसफर हुआ है तो वहाँ पे वो सीनियर प्यूनी जज शायद नहीं होंगे। वो यही सवाल मैं करना चाह रही थी कि क्या फर्क पड़ेगा। जी, वो फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि वैसे तो उनकी जो सीनियरिटी है वो मेंटेन रहेगी, लेकिन वहाँ पे सीनियर प्यूनी जज नहीं होंगे। सीनियर प्यूनी जज जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के हैं वही रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जजेस रिटायर होंगे, तो हो सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट में भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो सीनियर प्यूनी जज बन जाएं, वहां के चीफ जस्टिस बन जाएं। लेकिन ये डिपेंड करेगा, क्योंकि अब तो जो लाहौर हाई कोर्ट का या किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जब अपॉइंट करना होता है तो उसके लिए भी 3 नामों का पैनल जाता है, 3 नामों के पैनल में से एक का इंतखाब होता है। लेकिन बहरहाल मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जो तबादला है वो 11 के तनासब से किया गया है। 4 अरकान ने मुखालफत की है और 11 अरकान ने जो है इस तबादले को जो है वो अप्रूव किया है। और यही रेशो समन रिफत इम्तियाज साहबा के केस में भी रहा कि 11-4 के तनासब से उन्हें सिंध हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी। अलबत्ता जो एक अहम नुकता है कि जो बाबर सत्तार साहब का ट्रांसफर पेशावर हाई कोर्ट में किया गया है वो 10-5 के तनासब से हुआ है, यानी 10 अरकान ने अप्रूव किया है कि उनको पेशावर हाई कोर्ट में ट्रांसफर होना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और 5 ने उसकी मुखालफत की है। और इन 5 अरकान जो मुखालफत करने वाले हैं उसमें जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अतीक शाह साहब, उन्होंने भी मुखालफत की है कि बाबर सत्तार साहब को ट्रांसफर पर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में नहीं आना चाहिए। ज़राए की जानिब से हमें पता चला है कि उनकी मुखालफत करने वालों में, ट्रांसफर की मुखालफत करने वालों में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। अच्छा, तो वो लोग जिन्होंने मुखालफत की है, इख्तिलाफी नोट में क्या वजूहात उन्होंने मेंशन किए हैं? जी, अभी तो ये वोटिंग प्रोसेस के जरिए हुआ है, सही, लेकिन अगर किसी ने कोई रीजनिंग देनी हुई तो तहरीरी तौर पे वो दे सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज वजूहात बे मुखालफत क्यों किस बुनियाद पे की गई है
तो ऐसी कोई बात अभी सामने नहीं आई। हाँ, अगर कोई मुखालफत जैसा कि याहिया अफरीदी साहब ने की है कि जजेस के ट्रांसफर नहीं होने चाहिए, तो जब ये इजलास रिक्वेस्ट किया जा रहा था तो उस इजलास को जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इंडिविजुअल हैसियत में जुडिशल कमीशन के रुकन की हैसियत से बुलाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, उस समरी को जब उन्होंने रिक्वेजिशन को मुस्तरद किया था तो उसमें कुछ वजूहात जो हैं वो दी थी याहिया अफरीदी साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये क्यों आप इन 5 जजेस को ट्रांसफर करना चाहते हैं, इनके ट्रांसफर की वजूहात जो है वो आपके रिक्वेजिशन के लेटर में नहीं बताई गई। लेकिन फिर जब 5 अरकान ने रिक्वेजिशन दोबारा से भिजवाई तो उस रिक्वेजिशन के ऊपर आज ये इजलास जो है वो बुला लिया गया था। तो याहिया अफरीदी साहब क्यों मुखालफत कर रहे हैं? याहिया अफरीदी साहब इसी बात पे आज जुडिशल कमीशन के इजलास में मुखालफत की है कि वो ऑलरेडी जो अपनी ओपिनियन है कि इन जजेस का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मौजूद है और एक मुकम्मल वफाकी बुके एक गुलदस्ता बना दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस वजह से उन्होंने मुखालफत की है। बिल्कुल सही है। उस्मानी साहब, ये जो सीनियरिटी का मसला है ये मैं आपसे भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि अब जहाँ पे ये जस्टिस साहिबान जो हैं ये ट्रांसफ़र हुए हैं तो सर सीनियरिटी के हवाले से और इनकी जो मुद्दत है और उसके बाद इनकी जो भी JDs हैं इनके हवाले से प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा। क्या ये वही रहेंगी जो यहाँ पे थी या फिर जहाँ पे ये ट्रांसफ़र हुए हैं उस हिसाब से ये जो है वो चीज़ें देखी जाएंगी? अपनी उनकी सीनियरिटी तो बरकरार रहेगी, लेकिन जब वो किसी और कोर्ट में जाएंगे तो जो सीनियरिटी उनकी अपनी पुरानी कोर्ट में थी वो उनको नहीं मिलेगी। अच्छा। वो उनको फिर बिल्कुल वो नीचे आ जाएंगे और वो दूसरे जजेस जो हैं वो जो सीनियर हैं वो सीनियर रहेंगे। तो उनको तो जिस तरह अभी किसी ने एक्सप्लेन भी किया था, ये सही बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया था और ये रहेगा। और वो ये है कि अगर वो उस नई कोर्ट में रहेंगे कुछ अरसे तक तो उसमें वो अपनी सीनियरिटी गेन करते जाएंगे और जब अगर उनका मौका मिलता है सीनियर प्यूरी जज का या चीफ जस्टिस बनने का वो उनको मिलेगा, लेकिन वो सीनियरिटी जो उनकी पुरानी कोर्ट की थी वो नहीं बरकरार रहती। तो उस्मानी साहब आप क्या समझते हैं, क्या ये जस्टिफाइड है या ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होगा? जी बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ ये गलत है, ये सारा सिस्टम ही गलत है। जो पहला आर्टिकल 200 जो था जिसमें उन्होंने कहा था जजेस अपनी मर्जी से ट्रांसफर हो सकते हैं, वो सही था सिस्टम जिसमें कि जो जुडिशरी की आज़ादी जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। जुडिशरी पे किसी किस्म का दबाव के मुमकिनात नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, अगर किसी किस्म का दबाव के मुमकिनात होते हैं तो फिर जुडिशरी आज़ाद नहीं रहती। ठीक है। और सर आपको क्या लगता है कि इस फैसले से जो जुडिशरी का अमल है वो किस हद तक मुतासिर होगा? आखिरी सवाल, वक्त की किल्लत है, शॉर्ट आंसर दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये तो जुडिशरी आपकी तबाह हो जाएगी इस तरह से जब भी कभी आजकल खास तौर से जब पॉलिटिकल टेम्पर्स इतने ज्यादा हैं कि उसमें लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, तो इस्तेमाल करके वो जुडिशरी को तबाह कर देंगे और अपने फायदे के लिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर लीगल एक्सपर्ट, और इमरान नसीब साहब हमारे कोर्ट रिपोर्टर थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।